स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी का वो पार्ट है जो 12th क्लास में के लिए इम्पॉर्टेंट है। 12th क्लास के सिलेबस में है। हमने 11th का पूरा प्रोबेबिलिटी का पार्ट पिछले 4 लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। तो आज हम जो 12th का क्लास का जो पार्ट है प्रोबेबिलिटी का वो स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आपने अगर पहले का कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आपको वो बिल्कुल मैंने ज़ीरो लेवल से 10th क्लास से स्टार्ट करके उसको बनाया हुआ है, तो आप पहले उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है ये आप 12th क्लास का करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर हमने उसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहले अगर आपने उसको नहीं देखा तो इसको ज़रूर पहले देखेंगे, बाद में इसको करें। क्यों? क्योंकि वो उसके सारे बेसिक्स यहाँ पर काम आने वाले हैं। और अगर आपने 11th में या 10th में प्रोबेबिलिटी को अच्छे से नहीं किया है तो वो बढ़िया आपका बेस भी मजबूत कर देगा। ओके, तो इसमें जो है स्टार्ट करते हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा कि नाम है हमारा, अब हमने देखिए साइन देखिए कितने तरीके से हम पढ़ चुके हैं। हम बी ए यूनियन बी पढ़ चुके हैं। ए यूनियन बी का मतलब समझते हैं आप, फार्मूला हमने डिराइव किया था, उसको पी ऑफ ए प्लस बी बोलते हैं। फिर ए इंटरसेक्शन बी पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसको पी ए इंटू बी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पी ए माइनस बी भी पढ़ चुके हैं। अभी हमने पी ए अपॉन बी नहीं पढ़ा है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम पी ए अपॉन बी ही बोलते हैं। तो वो पी ए अपॉन बी जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग लिख लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको जो है जैसे मैंने बताया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी ए मल्टीप्लाइड बाई बी पढ़ चुके हैं। तो अगर ए और बी दो इवेंट है तो इसको पी ए अपॉन बी या पी बी अपॉन ए से डिनोट करते हैं। अभी हम बात करेंगे कि ए अपॉन बी और बी अपॉन ए का मीनिंग क्या है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में सुनते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशन वर्ड का मतलब क्या है। इसमें क्या होगा, एक कंडीशन गिवन होगी, वो एक इवेंट होगी जो पहले गिवन होगी। यहाँ पर एग्जैक्ट इवेंट के बारे में बात नहीं करेगा, यहाँ पर एक कोई इवेंट कह देगा कि ये हो गई है, तो अगर दूसरी भी हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कभी कभी क्या होता है, एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड करती है कि दूसरा इवेंट हुआ है कि नहीं। जब ये इवेंट हो जाएगा तो फिर दूसरा इवेंट होगा। कभी कभी एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड करती है कि अगर पहला इवेंट हुआ है तो ही दूसरा इवेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज बारिश होने वाली है, तो वो बादल छाए हैं कि नहीं छाए हैं इस पर डिपेंड करेगा। वैसे ऐसा अक्सर ऐसा होता नहीं है कि कभी कभी तो बारिश बिना बादल के भी हो जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर बादल छाए हैं तो हम कह देते हैं कि भाई बादल छाए हैं तो आज बारिश होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो वही यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या क्या गिवन होगा, हमको दो इवेंट ए और बी गिवन होंगे। यहाँ पर बना देता हूँ मैं डायग्राम। दो इवेंट ए और बी हमको गिवन होंगे और हमको ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। लिख लेते हैं, लेट टू इवेंट A and B are given with the same sample space, then the conditional probability of the conditional probability
then the conditional probability of the occurrence of an event A given that event B has already occurred. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा जब हम फार्मूला इसका देखेंगे. इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी denoted by PA upon B. PA upon B का मतलब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है when B has already occurred. प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है जब B जो है ऑलरेडी हो चुकी है. इसको अगर हम डायग्राम ड्रॉ करना चाहें इसका तो कुछ इस टाइप से दो सर्कल ले लेते हैं इवेंट ए और इवेंट बी के लिए. ये इवेंट ए का सर्कल हो गया और दूसरा जो है वो इवेंट बी का सर्कल हो गया. ये इवेंट बी का सर्कल हो जाएगा. ये दो इवेंट हमारे पास ए और बी गिवन है. एक इवेंट ये हो गया ए और एक दूसरा इवेंट हो गया बी. ए इवेंट ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये सेम सैंपल स्पेस के साथ है. ये हमने एक इसको रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर दिया. ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट होगा, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये सेकेंड वाला पार्ट हो गया और ये थर्ड. इनकी नेमिंग कर दी. वैसे सेकंड वाले को हम क्या बोलते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी. वन वाले को बोलते हैं पी ए माइनस बी और थ्री वाले को बोलते हैं पी बी माइनस ई. तो इसका मतलब क्या है, पी ए अपॉन बी का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको ए बताना है जब बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है. बी ऑलरेडी हो चुका है तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पी ए अपॉन बी का मीनिंग हो गया पी ए गिवन बी. पी ए अपॉन बी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी गिवन है. या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मीनिंग है. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है जबकि बी ऑलरेडी हो चुका है. तो इसमें पी ए अपॉन बी का मतलब हो गया ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. तो बी हो चुकी है तो ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए. ए की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 हमने ऐसे करके इनकी नेमिंग किया. ये 1 वाला रीज़न है, ये 2 रीज़न है, ये 3 रीज़न है. तो अब हमें ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है और जब बी हो चुका है तो बी हो चुका है तो बी हो जाएगा टोटल इवेंट, क्योंकि ये टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल होता है प्रोबेबिलिटी. तो बी पूरा का पूरा हो चुका है, उसमें ए का कितना पार्ट होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. बात समझ आ रही है? हमें ए का कौन सा पार्ट लेना है, 1 वाला पार्ट लेना है कि 2 वाला पार्ट लेना है. तो 1 वाला पार्ट लेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम कभी प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो फेवरेबल अपॉन टोटल
टोटल के अंदर ही फेवरेबल होता है ना, ऐसा तो होता नहीं कि टोटल अलग उधर घूम रहा हो और फेवरेबल अलग उधर घूम रहा हो। टोटल के अंदर हम फेवरेबल लेते हैं। तो कई बार ये डाउट आ जाता है कि भाई ए की हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 वाला पार्ट क्यों नहीं लिया गया। तो 1 वाला पार्ट क्यों नहीं लेंगे, ये बात क्लियर है, क्योंकि टोटल के अंदर ये आएगा ही नहीं। टोटल क्या है, जो हो चुका है। कौन हो चुका है, जो बी इवेंट है वो पूरा हो चुका है, तो उसके अंदर जो ए है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये पी ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी अपॉन में है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब बात क्लियर हो रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या है। कंडीशन गिवन है कि बी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब बी हो चुका है तो बी टोटल का काम कर रहा है, टोटल के अंदर ही फेवरेबल होता है, तो इसलिए हमने फेवरेबल ले लिया 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हो गया। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए चाहिए, जैसे ए अपॉन बी लिखा हुआ है, वैसे अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, और ए इंटरसेक्शन बी बोले या बी इंटरसेक्शन ए बोले, बात एक ही है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि चाहे बी अपॉन ए हो या ए अपॉन बी हो, इंटरसेक्शन तो दोनों का आना ही आना है। जो भी नीचे होगा वो अपॉन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बी अपॉन में था, ए अपॉन बी है तो बी नीचे आ गया। यहाँ पर बी अपॉन ए है तो ए नीचे आ गया। तो ये हमें अब ऐसे हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हेडिंग अपने लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जिनका हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, वो लिख लेते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, ये सभी को पता है क्योंकि बेसिक्स अगर हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो सबको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के मिड में होगी। या तो वो 0 हो जाएगी और या तो 1 हो जाएगी, और या तो 0 और 1 के मिड में ही रहने वाली है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी को आइडिया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो या कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, वो हमेशा 0 और 1 के मिड में रहने वाली है। उसके बाद अगर हमने कोई एक इवेंट ले लिया है बी, इसी सैम्पल स्पेस में अगर हमने कोई इवेंट एक बी लिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन बी, सैम्पल स्पेस अपॉन बी हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एस हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसी जो सैम्पल स्पेस एस है उसी के अंदर कोई हमने बी प्रोबेबिलिटी ली हुई है, तो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन बी का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एस और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एस और बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी बहुत ईजी है। थर्ड प्रॉपर्टी हो, ये डायरेक्ट फार्मूला हो सकता है डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाए, या फार्मूला भी हो सकता है कि अगर ए और बी 2 इवेंट है और उसमें एक इवेंट हमने एक और ले लिया एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नहीं, ए यूनियन बी अपॉन, इसको बी को सही से कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ। ए बी और एफ जो है वो तीनों ही सैम्पल स्पेस एस के अंदर आने वाली प्रोबेबिलिटी है। अभी मैं इसको लिख दूंगा। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन है ना, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ इक्वल टू पी ए अपॉन एफ पी बी अपॉन एफ डिवाइडेड बाई
क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ। ए बी और एफ के बारे में लिख लेते हैं, क्या है, इफ या वेयर करके लिख लेते हैं, वेयर ए एंड बी आर टू इवेंट, A and B are any two events, A and B are any two events of sample space S. A and B are two events of sample space S, and F is an event of S, and F is an event of S such that, जो अपॉन में होता है उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो such that प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, अब इसका अगर कोई हमसे कहे कि भाई इसका प्रूफ बता दीजिए, बाद में आगे बढ़िए, तो प्रूफ पहले लिख लेते हैं। चलिए, प्रूफ बहुत ईजी सा प्रूफ हो जाएगा। इसका क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर्मूला हमारे पास है उसी का यूज़ कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ है, इसमें पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए अपॉन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब यहाँ पर सेट्स की जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वो यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे ही आप इंटरसेक्शन को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ होल डिवाइडेड बाई पी एफ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा का पूरा ए का काम कर रहा है और ये पूरा का पूरा बी का काम कर रहा है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए, तो ए इंटरसेक्शन एफ प्लस पी बी, बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ होल डिवाइडेड बाई, सब में किससे डिवाइड हो रहा है, पी एफ से, तो ये पी एफ से डिवाइड किया, ये पी एफ से डिवाइड किया और यहाँ पर भी पी एफ से डिवाइड कर दिया। क्या होने वाला है अब आगे, ये तो पी ए अपॉन एफ का फॉर्मूला बन गया, इसी को तो बोलते हैं पी ए अपॉन एफ। ये क्या बन जाएगा, पी बी अपॉन एफ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंडीशन बन रही है, दो बार एफ आया हुआ इंटरसेक्शन में, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया पी ए यूनियन बी अपॉन एफ। और इसको याद रखना इतना इजी है, कैसे याद रखेंगे हम, हमें सीधे सीधे एफ को आप भूल जाइए, एफ को आप भूल जाइए कि अपॉन में एफ है। याद रखने के लिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है कि पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो वही तो यहाँ काम किया गया है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बस उसको डिवाइड कर दिया गया एफ से, तो कर देंगे सब में एफ से डिवाइड, क्या प्रॉब्लम होगी, याद रखने में आसानी होगी। ऑप्शन में आ जाए या क्वेश्चन बन के आ जाए कि दो इवेंट गिवन है, थर्ड इवेंट की वैल्यू ए यूनियन बी अपॉन एफ की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसे याद रख लेंगे पी ए यूनियन बी अपॉन एफ इक्वल टू पी ए अपॉन एफ पी बी अपॉन एफ। अपॉन एफ सब में रहने वाला ही है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बन रहा है, सीधे सीधे कर लेंगे इसको भी। अब अगर उसने कह दिया ए और बी जो है वो डिसजॉइंट है, तो अगर ए और बी यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, या चलिए प्रॉपर्टी 4 करके लिख देता हूँ, इफ़
ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट इवेंट इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उनका जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर उनका इंटरसेक्शन पार्ट ज़ीरो हो गया तो जो माइनस वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा। पी ए यूनियन बी अपॉन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ। माइनस वाला पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 और लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हो जाएगी, वही सेम प्रॉपर्टी की प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो पी ए अपॉन बी प्लस पी ए बार अपॉन बी इक्वल टू 1। पी ए अपॉन बी प्लस पी ए बार अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। कई बार बच्चे यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। ये जो ए बार अपॉन बी लिखा हुआ है, ए बार अपॉन बी, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि ए अपॉन बी पूरे को कर दिया गया उसके ऊपर होल बार लगाया गया। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये ध्यान रखेंगे कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसको याद कैसे रखेंगे, अरे भाई प्रोबेबिलिटी होने की ए, ना होने की ए बार इक्वल टू 1। बी तो हो ही चुका, उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको बी से हमने डिवाइड कर दिया, बी तो हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की दोनों का सम 1 की इक्वल होगा। ध्यान रखेंगे कि सिर्फ ए बार अपॉन बी लिखा हुआ है, ए अपॉन बी का होल बार नहीं लिखा हुआ है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो उसमें भी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन जब आप होल बार लेके करेंगे तो ये वैल्यू 1 नहीं आने वाली है। इस बात का ध्यान रखेंगे, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए अपॉन बी का होल बार नहीं है, पी ए बार है और अपॉन में बी है, इस बात का हमें ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, गिवन दैट E and F are event such that probability of E equal to 0.6, probability of F equal to 0.3 and probability of E intersection F equal to 0.2. Then probability of E by F माइनस probability of F by E, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगी 1/2, बी ऑप्शन में 1/3, सी ऑप्शन में 1/4 और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से कर रहे हैं हम। पी ई अपॉन एफ निकालना है और पी एफ अपॉन ई निकालना है। तो पी ई अपॉन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2 है, अपॉन पी एफ की वैल्यू कितनी है 0.3, तो ये हो गया 2/3 माइनस दूसरी वैल्यू जो थी वो एफ अपॉन ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एफ इंटरसेक्शन ई फिर 0.2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6 है, तो ये हो जाएगा 2/6 मीन्स 1/3। और हमें वैल्यू बतानी है पी ई अपॉन एफ माइनस पी एफ अपॉन ई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, बहुत इजी सा केस था फर्स्ट वाला। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या है, 2 coins are tossed once, 2 coins are tossed once, 2 coins are tossed once
ए जो है वो क्या है, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन। बी क्या है, वन कॉइन शोज हेड, वन कॉइन शोज हेड। फाइंड हमको करना है पी ए अपॉन बी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए अपॉन बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ए निकालना है, पी बी निकालना है और पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वैसे तो पी ए की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि पी ए अपॉन बी का मतलब सिर्फ पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और पी बी चाहिए। लेकिन चलिए हम पूरी बात कर लेते हैं। 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ए क्या हो जाएगा, ये कह रहा है टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, एक कॉइन में टेल आना ही आना है तो हेड टेल हो जाएगा और टेल हेड हो जाएगा। बी में क्या कह रहा है, वन कॉइन शोज हेड, बी में कह रहा है एक में हेड आना जरूरी है तो इसमें भी वही हो जाएगा, हेड टेल और टेल हेड, दोनों में सेम होने वाला है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा हेड टेल और टेल हेड, ये भी सेम हो जाएगा दोनों में क्योंकि दोनों में दो है, दोनों सेम है, कॉमन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, अच्छा टोटल जो है केस वो कितने हो जाएंगे 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में 2 है, टोटल है 4, तो ये हो गया 1/2। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फेवरेबल कितने हैं 2 और टोटल कितने हैं 4, तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो पी ए अपॉन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए if B has already occurred, तो probability of A intersection B upon PB, तो A intersection B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और B PB की वैल्यू भी 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा 1। कोई प्रॉब्लम इसमें, बात क्लियर है ये। चलिए बहुत इजी से क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम ले रहे हैं, अभी आएंगे थोड़े स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो लिख लेते हैं। 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10, 10 कार्ड्स हमारे पास हैं, उनके नंबर जो है वो 1 से 10 तक उस पर लिखे हुए हैं। 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्सड अप thoroughly, and then one card is drawn randomly, and then one card is drawn randomly. If it is known that number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? What is the probability that it is an even number? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इवन नंबर हो। ए के बारे में बात हो गई, जो गिवन होगा वो बी होगा, हमें इसमें पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो गिवन है वो बी है, जैसे कह रहा है 10 कार्ड्स हैं तो टोटल 10 हो गया, सैम्पल स्पेस जो है वो 1 2 3 से लेकर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल केस 10 हो गए। ए क्या होगा और बी क्या होगा, और हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी वो ए होगा, आप ध्यान रखिए, क्योंकि बी तो ऑलरेडी गिवन ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है इफ बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो हमसे क्या है, जो पूछा जाएगा उसको हम हमेशा क्या नाम देंगे, ए। तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर के बारे में बोला है, तो इवन नंबर हो गए 2 4 6 8 और 10। बी क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्स अप थ्रूली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली इफ इट इज नोन दैट, मतलब गिवन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब क्या क्या हो गया, 3 से बड़ा, 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया बी। ए पता चल गया, बी पता चल गया, सैंपल स्पेस एस पता चल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हमको फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से आ जाएंगे, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 4 है, 4/10। बी में कितने हैं, 3 3 6 और 1 7/10। फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल 10 है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4/7 आंसर आ गया। बहुत इजी सा पार्ट हो गया, 4/7 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमसे पूछा जाएगा वो ए होगा और जो गिवन होगा वो बी होगा, और हमें पी ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। From a pack of 52 cards, from a pack of 52 cards, 2 cards are drawn simultaneously. 2 cards are drawn simultaneously. From a pack of 52 cards, 2 cards are drawn simultaneously. If the cards drawn are both red, if the cards drawn are both red, find the probability that they are face card. Find the probability that they are face card. क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये फेस कार्ड है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर पीएमसी का यूज हो जाएगा। जब हमारे पास 10 चीज़ें होती हैं, उनमें से एक चीज़ लेनी होती तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास 10 चीज़ों में 2 चीज़ें लेनी है, 3 चीज़ें लेनी है, तो आपने अच्छे से इसका पढ़ा हुआ है एक पूरा चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि 10 में से 2 को सेलेक्ट करेंगे या 6 में से 2 को सेलेक्ट करेंगे या 52 में से जो 52 कार्ड्स है उनमें से 2 को सेलेक्ट करेंगे तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो उसमें तो पीएमसी का यूज़ हो जाएगा। कोई एक होता तो 1 हो जाता, लेकिन 2 ले लो, 3 ले लो, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीएमसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें ए क्या है, बी क्या है। तो क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे आर फेस कार्ड। तो जो पूछता है वो क्या होता है, ए जो है वो क्या हो जाएगा, बोथ कार्ड आर फेस कार्ड। जो पूछेगा वो क्या हो जाएगा, ए, तो ये फेस कार्ड हो गया। बी क्या है, इफ द कार्ड्स ड्रॉन आर बोथ रेड, दोनों रेड हो, बोथ कार्ड्स आर रेड, बोथ कार्ड्स आर रेड, ये बी हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी मीन्स बोथ कार्ड्स
आर फेस कार्ड डिवाइडेड बाई इफ बोथ आर रेड। या हम इसको पूरा अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो इफ करके लिख लेते हैं, इफ बोथ आर रेड। बात समझ में आ रही कि पी ए अपॉन बी का क्या मीनिंग हो जाएगा? ये हो जाएगा पी ए अपॉन बी, बोथ कार्ड्स आर फेस कार्ड डिवाइडेड बाई बोथ आर रेड। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? पी बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कितने फेस कार्ड्स होते हैं हमारे में? टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे? तो टोटल तो 52 होते हैं, उसमें से फेस कार्ड कितने होते हैं? सोचिए और बताइए फेस कार्ड्स कितने होंगे। कह रहा 2 कार्ड लेने हैं हमारे पास और फेस कार्ड्स में से 2 लेने हैं और टोटल में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोथ आर रेड, अगर दोनों रेड हो तो फेस कार्ड कौन कौन से होंगे? फेस कार्ड वैसे टोटल 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि रेड होने चाहिए, तो रेड में कितने हो जाएंगे फेस कार्ड? 3 और 3 6, भाई 3 डायमंड्स के हो जाएंगे, 3 हार्ट के हो जाएंगे, तो 6 हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या हो जाएगा? दोनों रेड कार्ड में से फेस कार्ड कितने होंगे? तो दोनों रेड कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 13 13 26 हो जाएंगे। उसमें से जो रेड कार्ड के साथ जो फेस कार्ड होंगे 13 13 13 13 करके 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उन सब में सिर्फ हमको रेड वाले लेने हैं, तो 26 हो जाएंगे। और एक 13 में से 3 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन और किंग, तो 2 में से कितने हो जाएंगे? 6। तो इन दोनों में से फेस कार्ड टोटल में से ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया 6 में से हमको कितने लेने हैं? 2। ये तो हुआ ना, 6 में से 2 लेने हैं और 6 में से 2 ले लिए हमने। आगे क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं 6C2 और कितने में से टोटल में से लेना है? 52 में से। तो फेवरेबल हो गया 6 में से 2 लेने हैं और टोटल है 52C2। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 6C2 अपॉन 52C2। अब अच्छा पी बी की बात अगर करो तो पी बी क्या हो जाएगा? पी बी का मतलब फेवरेबल बोथ आर रेड कार्ड। रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं? 26 में से 2 लेने हैं और डिवाइडेड बाई टोटल कितने हो गए? 52C2। तो अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि फेवरेबल कितने हो गए अपॉन टोटल कितने हो गए, दोनों के पी ए इंटरसेक्शन बी के या पी बी के। इनकी वैल्यू रख देते हैं 6C2 डिवाइडेड बाई 52C2 होल डिवाइडेड बाई 26C2 होल डिवाइडेड बाई 52C2। 52C2 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6C2 अपॉन 26C2। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 6 इंटू 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 25 अपॉन 2। 2 से 2 कट हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 3 जा 6, 2 से 13, तो 3 अपॉन 65 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी 10 में से 2 चीज़ें या 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है तो फिर हम वहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज़ कर लेते हैं, तो डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हो गया एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखते हैं फिर। अब डाइस का एक केस और लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 2 डाइस आर थ्रोन consider the event और ए इवेंट के बारे में क्या गिवन है? सम ऑफ द पॉइंट ऑन द 2 डाइस इज 8। सम ऑफ द पॉइंट का मतलब उनमें जो नंबर आएंगे ऑन द 2 डाइस इज 8 और बी क्या है? गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। इस तरह क्वेश्चन अभी हमने किया हुआ था, गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस।
ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व करना है। आंसर मैं इसका बता देता हूँ, आंसर इसका आ जाएगा 1/6। सम ऑफ द इवेंट ऑन द 2 डाइस पॉइंट ऑन द 2 डाइस इज 8। और अच्छा, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, मैं दोनों ही लिख देता हूँ। इसमें आपको PA/B फाइंड आउट करना है, फाइंड PA/B एंड PB/A, ये दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा PA/B 1/6 और PB/A अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 3/5। ठीक है, कर लेंगे सारे लोग। अरे भाई देखो, बहुत इजी सा काम है। टोटल कितने केसेस होंगे? 36। 2 डाइस की बात हो रही, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 36। टोटल हो गए 36। ए क्या होगा? ए में वो कह रहा है कि सम ऑफ द पॉइंट ऑन द 2 डाइस इज 8। ऐसे वो पेयर ढूंढने हैं जिनका सम 8 आता हो। 2 6 के साथ 6 2, 4 4, 3 5 और 5 2, ये दो। बी क्या हो जाएगा? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। टोटल 36 केस मिलेंगे, उसमें पहले वाले में इवन नंबर क्या क्या होंगे? 2 1 2 2 से लेकर 2 6 तक। फिर 2 के बाद 4 लेना पड़ेगा हमको, 4 1 4 2 4 3 से लेकर 4 6 तक। फिर 6 से लेना पड़ेगा, 6 1 6 2 से लेकर 6 6 तक। ये तो मिलने वाले इवन नंबर वाले। तो बस अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकाल देना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो 2 6 बिल्कुल पक्का कॉमन आएगा, 6 2 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 3 5 और 5 3 ये दोनों नहीं आने वाले। तो 2 6 आएगा, 6 2 आएगा और 4 4 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ये तो फेवरेबल अभी हमने लिया ना, ये पी नहीं बोल सकते, ये तो ए इंटरसेक्शन बी है। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फेवरेबल हो गया 3/36 अपॉन, यही हो जाएगा 3/36 अपॉन क्या? अभी तो हम केवल पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं ना। तो फेवरेबल अपॉन टोटल क्या हो गया? 3/36। टोटल तो 36 है, तो 1/12 हो जाएगा। और अच्छा, पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी बी कितने बी में आया है? 6 6 12 और 6 18/36। और पी ए की वैल्यू अगर हमसे पूछी जाए तो वो कितने होंगे? 5/36। बस अब आप होशियार है, आप तो अब कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप बहुत अच्छे हैं, इतना तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। पी ए/बी का फार्मूला लगा देंगे और पी बी/ए का, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए तो सॉल्व करिए। अब कुछ जेई के क्वेश्चन करते हैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। वैसे तो पूरे चैप्टर पे बेस्ड एक साथ करने हैं हमको, लेकिन अभी कुछ जो बेसिक्स हैं जो इस पे बेस्ड जेई में आए हुए हैं वो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। इट इज़ गिवन दैट ए एंड बी आर सच दैट it is given that A and B are such that probability of A equal to 1/4, probability of B equal to, sorry, A upon B equal to probability of A given था, फिर probability of A upon B equal to 1/2, probability of A upon B की वैल्यू 1/2 है, probability of B upon A equal to 2/3 है, then probability of B की वैल्यू बतानी है क्या है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, पढ़ते ही आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि probability of A upon B की वैल्यू क्या होती है। फॉर्मूला probability of A इंटरसेक्शन B upon PB, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू हो जाएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता है, तो ये लिख लिया हमने, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी नहीं पता हमको, तो एक रिलेशन हमारा ये आ गया। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये कितना? बी अपॉन ए की वैल्यू गिवन है 2/3,
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं, और पी ए की वैल्यू है 1/4। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/3 इंटू 1/4, 2 2 यानी 1/6। अब ये जो पी ए अपॉन बी है इसको यहाँ पर पुट कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी बी की वैल्यू आ जाएगी। भाई हमारा क्वेश्चन है 1/2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। ये हमने इसको यहाँ पर नोट कर दिया इस जगह पर। और वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी इंटू 1/2। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/6 इक्वल टू पी बी इंटू 1/2। तो पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/6 मीन्स 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है बात? बहुत इजी सा पार्ट है, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। तो ये था हमारा जेई का एक क्वेश्चन। एक एडवांस का भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक एडवांस का है, जो जेई एडवांस में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो हमने किया ये 2008 में मेंस में पूछा गया है। ये 2008 मेंस का क्वेश्चन था। अब जो करने जा रहे हैं वो एडवांस का है, 2017 में पूछा गया है, वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन का था क्वेश्चन है हमारा। लेट एक्स एंड वाई बी टू इवेंट्स, x and y be two events such that p of x की वैल्यू 1/3 है, p of y की वैल्यू जो है वो p of y की वैल्यू, बल्कि p of x by y होती है, p of y नहीं दिया हुआ है, p of x by y इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 है, p of y by x की वैल्यू 2/5 है। देन हमको बतानी है ऑप्शन में से मोर देन वन का केस है। ए ऑप्शन है x इंटरसेक्शन y की वैल्यू 1/5 है, बी ऑप्शन है p ऑफ y की वैल्यू 4/15 है, सी ऑप्शन है p ऑफ x डैश डिवाइडेड बाई y यानी x बार बाई y की वैल्यू 1/2 है, और डी ऑप्शन में p ऑफ x यूनियन y की वैल्यू 4/15 है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2017 का पेपर 1 का, और ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन का केस है। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन का केस है ये। तो देखिए ये जो है 2017 का पेपर 1 का क्वेश्चन है, और एडवांस का क्वेश्चन हमें लगता है कि सारे टफ ही आने वाले हैं, लेकिन देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन आया हुआ था। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन का केस था और बिल्कुल बेसिक्स था, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है एकदम। तो देख लेते हैं, वैसे तो आप खुद ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पी वाई बाई एक्स और एक्स बाई वाई ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, सबके फॉर्मूले लगा देते हैं यहाँ पे। जैसे पी वाई बाई एक्स हमें गिवन है, हम वाई बाई एक्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पी एक्स भी गिवन है, इसलिए पहले पी वाई बाई एक्स लगा देते हैं। पी वाई इंटरसेक्शन एक्स अपॉन पी एक्स, यहाँ से हमने पी वाई बाई एक्स की वैल्यू पुट की 2/5, पी वाई इंटरसेक्शन एक्स या एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी एक्स की वैल्यू है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू 2/5, तो ये हो गया 2/15। ये पी एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आ गई। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आ गई, पी एक्स अपॉन वाई गिवन है, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू जो है, पी एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 1/2 है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू जो है वो 2/15 है, और इंटू पी ऑफ वाई, तो पी ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ऑफ वाई इक्वल टू 2 2 4/15। ये आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए पी ऑफ वाई भी मिल गया हमको,
पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई भी मिल गया और पी ऑफ वाई भी मिल गया। और क्या क्या निकालना है हमको, पी ऑफ एक्स डैश वाई और एक्स यूनियन वाई और चाहिए हमको। तो अभी मैंने एक प्रॉपर्टी पीछे बताई हुई है कि प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी ना होने की दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ना होने की एक्स डैश अपॉन वाई इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 ये आ गया, 1/2 भी आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई चाहिए, इसका भी फार्मूला हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई है 4/15 माइनस एक्स बाई वाई कितना है 2/15। तो अब ये हमारी सारी वैल्यूज़ हमको पता चल चुकी हैं। एक्स बाई वाई 2 बाई कितना था ये, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी